आज हम बात करेंगे आज़ादी के बाद हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए एजुकेशन को बेटर करने के लिए हमारी कंट्री में। देखो, आज़ादी से पहले भी काफ़ी सारे एजुकेशन कमीशंस ब्रिटिश रूल के दौरान बने थे, लेकिन वहाँ पे जो उनका व्यू था, ब्रिटिशर्स का जो व्यू था, वो बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना था, राइट। उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस था कि जितने भी वेस्टर्न सब्जेक्ट्स हैं, चाहे हम बात कर लें साइंसेज, सोशल साइंसेज, आपके मैथ्स, बहुत जितने भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाले सब्जेक्ट्स थे वो पढ़ाएं, और फर्दर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो बोलने बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका स्कूल्स कॉलेजेस में वो इंग्लिश हो। तो उनका प्रीडोमिनेंटली फोकस क्या था, आपका वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने में। चाहे हम बात कर लें आपके चार्टर एक्ट की, जो 1813 में आया था, राइट, उसमें भी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी की बात की गई थी, राइट। सो लॉर्ड मैकेलेज मिनट्स अगर हम बात करें तो लॉर्ड मैकेले एक पर्सन थे, ठीक है, ब्रिटिश रूल के दौरान एक पर्सन थे जो कि एजुकेशन के एक्सपर्ट थे। तो उनका उन्होंने ये सोचा, उन्होंने एक्चुअली ये चाहा कि इंडिया पूरी तरह ही वेस्टर्नाइज हो जाए। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी मतलब कि कुछ लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन देना और बाकी जो लोग हैं वो सारे के सारे उन लोगों के थ्रू जो भी है एजुकेशन को लें। तो बाद में और भी सारे कमीशन आए, चाहे हम वुड्स डिस्पैच की बात करें, हंटर कमीशन, अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप हुई, चाहे कैलकाटा की बात कर दें, बॉम्बे, मद्रास, संस्कृत, बहुत सारे कॉलेजेस बनाए उन्होंने, लेकिन मेन फोकस उनका था जो है अपनी वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना, पूरी तरह इंडियन लोगों को क्या बना देना, वेस्टर्न बना देना, ताकि वो यहाँ का कल्चर, हमारी वैल्यूज, हमारे कल्चर को वो भूल जाएं एक तरीके से, राइट। अब बात करें कि जब आज़ाद हुआ हमारा देश, तो उसके बाद क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, राइट, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक तरीके से इंडियनाइज करने के लिए। हालांकि देखो, वेस्टर्न एजुकेशन पूरी तरह गलत नहीं थी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात की गई थी। देखो, हम साइंस की अगर हम बात करें, वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल होता है ना, क्योंकि जब हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम क्या बन सकते हैं, वी कैन बिकम साइंटिस्ट्स। अगर हम बात करें आपके बायो की, देन वी कैन गो इन मेडिकल फील्ड। ऐसे केमिस्ट्री में वी कैन गो फॉर रिसर्च, वी कैन डेवलप वेरियस वैक्सीन्स फॉर दैट मैटर, कुछ भी जिसमें रिसर्च करके हम कुछ बेटर कर सकते हैं। सो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो एक वेस्टर्न एजुकेशन में था। हालांकि इंडियन एजुकेशन कि अगर हम सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो वहाँ पे भी संस्कृत, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेजेस में हमारे जितने भी एपिक्स लिखे गए थे, चाहे हम रामायण, महाभारत या किसी भी एपिक की बात कर ले, वेदास की, तो वो भी संस्कृत में लिखे गए थे, राइट। अगेन वहाँ पे देखो, इसमें कल्चरल वैल्यूज ज़्यादा प्रमोट होती हैं, राइट। हम क्या सीखते हैं अपने एपिक्स से कि हमें जो सही मार्ग है वो चुनना चाहिए, गलत मार्ग को लीव करना चाहिए, या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स को दर्शाती थी। ओके, सो हमारी जो एजुकेशन थी वो प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा दूर थी। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स थे, हालांकि जैसे व्याकरण की बात कर ले तो उसमें ग्रामर कैसे यूज़ करना है हिंदी बोलते समय, या फिर ज्योतिष शास्त्र था, वेद वेद अब बात करें आपका मेडिसिन की बात करें, वहाँ पे सर्जरी वगैरह की भी पढ़ाई होती थी। वो काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स भी थे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, राइट। तो वो सारे जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वो सारे पॉइंट्स को नेग्लेक्ट किया और वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने लगे। लेकिन आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हो गए तो हमने अपने कल्चर, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी हमने प्रमोट करने की कोशिश की। हालांकि मेरा ये मानना है कि अभी भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे एंशिएंट टाइम में बनाई गई थी या पढ़ाई जाती थी, वो काफ़ी हद तक अभी भी इग्नोर की गई हैं कि हैं। लेकिन हम
प्रैक्टिकल एजुकेशन को अभी भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और वो जो कि अच्छी बात है, राइट। सो आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैड अ प्रीडोमिनेंट टास्क ऑफ डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एजुकेशन इन द सिस्टम। ठीक है, तो जब देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी सारे स्कूल्स थे, काफ़ी सारे कॉलेजेस थे, अगेन पर दिक्कत ये थी पूरी तरह वेस्टर्नाइज था सब कुछ। ठीक है, और कमी भी थी, काफ़ी पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी कम शॉर्टेज थी, पॉसिटी थी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, राइट। तो आज़ादी के बाद ये टास्क था सरकार के पास कि क्या करें हम एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए। सो जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारे कॉलेजेस वगैरह थे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें थी, और स्कूल्स भी बनाए थे, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर्स की शॉर्टेज, राइट, क्वालिटी ऑफ सिलेबस, कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा था उसकी क्वालिटी, काफ़ी चीज़ें आपकी लैक कर रही थी। सो व्हेन द कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस मेनी कमिटीज वर सेट अप on a regular basis to give suggestions regarding the education system of the country। अब देखो आज़ादी के बाद सबसे पहला जो एजुकेशन सिस्टम बैठा था वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। सो इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राइट। सो उन्होंने इस कमीशन को चेयर किया था और 1948 में इसका गठन हुआ था। तो इसमें फोकस एरिया क्या थे कि देखो हमारा देश एग्रीकल्चरल कंट्री रहा है सदियों से, राइट। मतलब हम आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, हमारी 65% आबादी है जो आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। इस कमीशन ने क्या बात की कि हम एग्रीकल्चरल एजुकेशन को भी प्रमोट करेंगे, मतलब कृषि शिक्षा को भी प्राप्त करवाएंगे स्कूल कॉलेजेस में, और कृषि से रिलेटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे, राइट। तो प्रमोट वैल्यू एजुकेशन। अब वैल्यू क्या होती है? मूल्यों की शिक्षा देना। जैसे मूल्य क्या होते हैं? जैसे ईमानदार, इंटीग्रिटी हो गई, राइट, ऑनेस्टी हो गई, ट्रुथ हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, ये सारे मूल्य हैं। ठीक है, तो इनकी भी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, तभी वो एक अच्छे सिटीजन बन पाएंगे, राइट। टू ऑल्सो गिव रिकॉग्निशन टू रिलीजियस एजुकेशन, और रिलीजियस धर्म की भी शिक्षा को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब कोई भी धर्म हो सकता है उसमें, मतलब धर्म की शिक्षा का इसका मतलब ये है कि कोई भी, जैसे इंडियन हिंदू धर्म है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसके रिलेटेड पढ़ाई जा सकती है, ऐसे ही बहुत सारे धर्म है इंडिया में, तो उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा स्टेट है, राइट, वहाँ पे कौन सा प्रीडोमिनेंट रिलीजन है। तो प्रमोट यूनिवर्सिटी सिस्टम इन द कंट्री, और यूनिवर्सिटी सिस्टम होगा देश में, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ होंगी मेन, उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस होंगे, राइट। सो बेसिकली ये एजुकेशन सिस्टम बात करता था एग्रीकल्चरल एजुकेशन को प्रमोट करने की, रिलीजियस एजुकेशन, मूल्यों की एजुकेशन, और यूनिवर्सिटी सिस्टम को प्रमोट करने के लिए देश में। उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम आया वो सेकेंडरी एजुकेशन कमिटी या कमीशन था, जो मुडलियार कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1952 में 52 में सेटअप किया गया था। तो इसका क्या फोकस था? देखो, जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है, सेकेंडरी एजुकेशन कौन सी होती है? आपके बेसिकली कह लो 9th से 12th तक की, राइट। सो उस एजुकेशन को वहाँ पे एक वो बहुत ही क्रिटिकल दौर होता है बच्चे के, स्टूडेंट की लाइफ का, क्योंकि वहाँ पे से डिसाइड होता है कि वो किस फील्ड में जाएगा एक्चुअली, राइट। तो उसको चेक करने के लिए उसकी क्या कंडीशन है हमारे देश में प्रेजेंट में, उसको चेक करना, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, राइट, उस शिक्षा को बेटर बनाने के लिए उसको कैसे हम क्या चेंज कर सकते हैं। तो इसने एक सेस, मतलब एक टैक्स कह सकते हैं, एक टाइप का लगाने की बात की थी, जिसका नाम उन्होंने बोला था इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेस लगाया जाएगा। और ये जो पैसा कलेक्ट होगा वो किसके लिए यूज होगा? टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी लेवल पे ही। यानी कि टेक्निकल एजुकेशन क्या होती है? जिसमें हम कुछ चीज़ बनाना सीखते हैं, राइट, कोई भी चीज़ हो उसे डेवलप करना सीखते हैं, टेक्निकलिटी। और वोकेशनल एजुकेशन मतलब कोई स्किल सीखते हैं, कोई स्किल, जैसे छोटे मोटे काम होते हैं आपका, बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जिसमें आपको वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, छोटे स्किल्स। तो सेकेंडरी लेवल पे कुछ बच्चे उन चीज़ों में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे टेक्निकल पार्ट में जाना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा ब्रेन अप्लाई होता है टेक्निकल चीज़ों में, राइट, और वोकेशनल में थोड़ा सा स्किल्स वाली चीज़ें रहती हैं। अब इट्स सेड दैट ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी एडमिटेड इन द क्लास, मतलब
क्लास में 40 से ज़्यादा बच्चे नहीं, वैसे तो 30 ही होने चाहिए क्लास में बच्चे, लेकिन 40 से ज़्यादा तो किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए। और स्कूल में या कॉलेज में 750 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते हैं पर वैसे तो 500 समथिंग ही होने चाहिए, राइट। तो बेसिकली इसने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाए स्कूल कॉलेज में, तो एक नंबर होना चाहिए हर क्लास और कॉलेज में, राइट। और बात की कि हमें अपने एक सेस इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि हम उस पैसे को कहाँ लगा पाएँ, वोकेशनल एजुकेशन में, स्किल्स वाली और टेक्निकल एजुकेशन में, सेकेंडरी लेवल पे ही। अब जो नेक्स्ट कमीशन आया था, इंडियन एजुकेशन कमीशन, वो बेसिकली कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। तो ये कमीशन कब बैठा था? 1964 में। अब उसने अपनी रिपोर्ट अगले 2 साल में सबमिट की, यानी कि 29 जून 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। तो इसने किस चीज़ की बात की? देखो, इसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया। इसका मतलब क्या है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का ये मतलब है कि आप अपने स्कूल या कॉलेज में कौन सी भाषा का प्रयोग कर सकते हो। या तो आप मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हो, राइट, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज है जो उस स्टेट की, ठीक है, उसको यूज कर सकते हो, या एक मॉडर्न इंडियन या फॉरेन लैंग्वेज जो कि ए और बी के अंदर कवर्ड नहीं है। तो वो कौन सी होगी? या तो कोई भी हो सकती है इन दोनों के अलावा जो ए और बी में कवर्ड नहीं है। तो बेसिकली किस लैंग्वेज को यूज करना है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, राइट, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए हो या फिर जैसे टीचर जिस लैंग्वेज में पढ़ाता है, ओके, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, या टीचर्स आपस में जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, ओके, बच्चे किस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम होता है, जैसे रूटीन काम होता है, फीस सबमिट करना या फिर एडमिशन लेना, ट्रांसफर लेना, काफ़ी चीज़ें जो भी हैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम, वो कैसे होगा, वो डिसाइड किया गया 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में कि या तो आप मदर टंग में बात कर सकते हो, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हो, ऑफिशियल लैंग्वेज में, या फिर इन दोनों में से कोई और जो ए और बी में कवर्ड नहीं है। और इसके बाद उन्होंने बात की कि इट टॉक्ड अबाउट द एफर्ट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट टू अडॉप्ट मेजर्स इन मॉरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। अगेन इसने भी यही बात की कि हमें मूल्यों की, मॉरल्स क्या होते हैं कि जो सही और गलत की एजुकेशन है, राइट, सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज की एजुकेशन देना। जैसे हम बात कर सकते हैं इसमें योगा हमारी एक बहुत ही पुरानी फिलॉसफी रही है। हमारे जो एंशंट सेजेस थे उन्होंने काफ़ी सारी फिलॉसफीज डेवलप की, उसमें से योगा भी एक थी, राइट, ऐसे ही बहुत सारी और भी थी। तो इन चीज़ों को भी प्रमोट करने की बात की गई ताकि हम अपने पुराने एजुकेशन, अपने कल्चर को ना भूलें, ठीक है। वैदिक एज में काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे हमारे वेदों से पढ़ाए जाते थे, वेदों से, तो उनको वेदांग्स कहते थे, निरुक्त, कल्प, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो थे वेद, हमारे वेदांगास के नाम से जाने जाते थे, उन सब्जेक्ट्स को भी प्रमोट करने की इसने बात की। अब द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड ऑर्गेनाइज, सोशलाइज एंड, मतलब सोशल एंड नेशनल सर्विस उन्हें करवानी चाहिए। किनको? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, मतलब कि जैसे कुछ सामाजिक कार्य, जैसे किसी ऑर्फन एनजीओ में कुछ डोनेट करना, या प्लांट्स लगाना, या कुछ ऐसे काम जिससे हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो, गरीबों की थोड़ा मदद करना, नेशनल सर्विस प्रोग्राम्स करवाने कॉलेजेस, स्कूल्स में, ताकि बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो अच्छे सिटीजन्स बन पाए बेसिकली, राइट। और एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम की बात की थी, 10+2+3 की, 10 10th तक होगा, 12th हायर सेकेंडरी, और 3 years एट कॉलेज। अब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात करते हैं 1968 में। सो ये पॉलिसी जो है इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी, और इसमें ये बात की गई थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना, ठीक है, जो कि हमारे संविधान में भी लिखा गया है। द रीजनल लैंग्वेजेस मस्ट बी प्रमोटेड टू बी यूज्ड इन स्कूल्स वेयर एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश। मतलब टीचर्स तो आपको इंग्लिश में इंस्ट्रक्ट करेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन जो आपस में बात होगी बच्चों के बीच में, वो आपस में रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट संस्कृत लैंग्वेज डेवलपमेंट। संस्कृत लैंग्वेज जो कि हमारी बहुत ही पुरानी, हमारी बेसिकली मूल्य भाषा रही है
काफ़ी क्या है, वेद काल से हम वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें ही लिखे गए हैं। तो इसमें संस्कृत लैंग्वेज को डेवलप करने की बात की ताकि हमारा कल्चर जो है इंटैक्ट रहे। और 6% जो नेशनल इनकम का है वो हमें स्पेंड करना है किसमें, एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, राइट, 6%। अब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो कि राजीव गांधी के टाइम पे आई थी 1986 में, देखो इसमें बेसिकली फोकस किया गया था जो पुअर है, हमारे देश में गरीब की संख्या जो है बहुत ज़्यादा थी, आज भी है हालांकि, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा थी। और ऑप्रेस्ड ग्रुप्स तो हमें पता ही, हमारा जो हमारे कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो कास्ट सिस्टम ही रहा है, राइट। हालांकि कास्ट सिस्टम जो है बेसिकली जो है बाद में बहुत ही टाइम के बाद एक बहुत डीप रूप इसने धारण किया। शुरुआत में बेसिकली ये एक बेसिकली आपके वर्क से जाना जाता था, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वैदिक काल की हम बात करें तो वहाँ पे अगर कोई पर्सन क्षत्रिय है तो यानी कि वो क्या कर रहा है, वो या तो एक सेना में है, ठीक है, मतलब राजा की कोई सेना में है, या वो खुद राजा है, राज पाठ में है, तो वो क्षत्रिय होता था। अब मान लो कोई पर्सन आज के डेट में शूद्र है, शूद्र मतलब जो भी छोटे काम है वो कर रहा है, चाहे वो कोई चीज़ बना रहा है, मतलब कोई चीज़ बना रहा है जैसे बर्तन वगैरह, या फिर कोई की कुछ सैनिटेशन वगैरह का काम कर रहा है, तो अगर वो उस चीज़ को चेंज करना चाहता है वो कर सकता था और वो क्षत्रिय बन जाता था, राइट। मतलब कि कोई और चीज़ बन सकता था, ठीक है, ब्राह्मण बन सकता था अगर वो बहुत नॉलेज गेन करे। लेकिन बाद में ये चीज़ बहुत डीप हो गई, मतलब बाद में क्या हुआ कि बाद में अगर कोई पर्सन चाहे कुछ और भी करना चाहे तो वो फिर भी वही रहता था। मतलब जैसे आज के दिन में कोई शूद्र है तो वो कल के दिन ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज्ञान प्राप्त कर ले तो शूद्र से ब्राह्मण बन जाएगा, ऐसा नहीं होता था। मतलब ये चीज़ बाद में आई, शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में ये चीज़, मतलब आप अपनी कास्ट बदल ही नहीं सकते थे, तो ये बहुत ही डीप हो गई बाद में ये प्रॉब्लम। तो ये चीज़ राजीव गांधी ने समझी और हमारे देश के गरीब लोगों पे और ऑपरेस लोगों के लिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है मेनली फोकस करती थी। तो इसके प्रोविजंस क्या थे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, हम सब जानते हैं, इग्नू एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसकी वैल्यू हर जगह है। आप आज सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बैठने जाओ किसी भी स्टेट, पीसीएस, यूपी पीसीएस, कहीं किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हो, इसकी डिग्री वैलिड होती है। तो यहाँ पे फायदा क्या है कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। ऑल्सो वेरियस नवोदय विद्यालय भी बनाए गए, तो नवोदय विद्यालय स्कूल लेवल पे बनाए गए, जवाहर विद्यालय ये सब बनाए गए। ऑल्सो इट फोकस्ड ऑन इम्पार्टिंग एडल्ट एजुकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स फ्रॉम ऑप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देखो स्कूल्स और कॉलेजेस में जो टीचर्स थे उनकी भी शॉर्टेज थी काफ़ी, तो वो राजीव गांधी ने फोकस किया कि ऐसे टीचर्स को लाया जाए जो ऑप्रेस्ड, मतलब जो हमारे कास्ट से हैं, पर्टिकुलर कास्ट से, चाहे वो ओबीसी हो, एससी एसटी जो भी है उन कास्ट से हो, राइट। तो होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो रिसेंटली 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी जी के टाइम पे आई है उसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, तो उस पे एक अलग से डिटेल्ड लेक्चर मैं बनाऊंगी। सो होप आपको आज का जो टॉपिक है, मेन थिंग जो है कमीशंस के बारे में आपको समझ आया होगा कि इंडिया में क्या क्या कौन कौन से कमीशंस आए आज़ादी के बाद, जिन्होंने हमारे देश की भी एजुकेशन, हमारे देश की जो सदियों से सिस्टम रहा एजुकेशन की, मतलब जो प्रक्रिया रही है उसको प्रमोट करने की कोशिश की। हालांकि ये आज भी इसका स्कोप लिमिटेड है, इस पर काफ़ी काम किया जा सकता है, बट ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में अभी वेस्टर्न एजुकेशन का ज़्यादा प्रभाव है आज की डेट में भी, राइट। सो होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।